हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज अपने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन की बात करने चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। न्यूटन साहब के कुछ लॉज की बात इसमें केवल करनी है, राइट। तो आ जाइए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन क्या है इसके बारे में आप इसके पहले पढ़ चुके हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये चीजें आपने पढ़ी, आपने समझा। और अब आते हैं कि अगर कभी मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो आखिर कौन कौन से लॉज हैं जो उसको गवर्न करेंगे। तो न्यूटन साहब ने तीन बेसिक लॉज दिए थे, जिसमें सबसे पहला जो लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में जो आलस की प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग उसका इनर्शिया बोलते हैं, राइट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो हमेशा रखे रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन में, अपने शेप में, अपने साइज में होने वाले चेंज का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया, राइट। तो सबसे पहला जो लॉ है वो कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगा। ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखेगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर जीरो है, यानी एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर जीरो है, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भैया जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है, जैसे मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो वो अपनी उसी स्टेट को, उसी कंडीशन को मेंटेन रखेगा। इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम कांस्टेंट स्पीड unless an external force is applied on it। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, वो स्टेट उसका चेंज नहीं होगा। इसी को मेरे प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इनर्शिया जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लग जाए। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन तब काम करता है जब सिस्टम पर एक्सटर्नल कोई फोर्स हमने नहीं लगा रखा है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियंस लॉ। इसी को गैलीलियंस लॉ भी हम लोग कहते हैं। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, इसी के थ्रू हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, जो हम किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए यूज करेंगे, उसी को हम लोग नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों फोर्स का। तो इनर्शिया क्या है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज ऑफ स्टेट। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये बात देखिए, मैथमेटिकली अगर आपको कभी देखना है कि भाई किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, तो सीधी सी बात, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट लॉ का क्या है? द पैसेंजर स्टैंडिंग इन स्टेशनरी मोटर कार और ट्रेन फॉल्स बैक व्हेन इट सडनली मूव्स। कोई भी ट्रेन जब सडनली स्टार्ट होती है, बस जब सडनली स्टार्ट होती है, तो जो पैसेंजर है वो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ मूव करता है। क्यों पीछे की तरफ वो गिरता है या मूव करता है? अगर वो ट्रेन रेस्ट पर थी तो उसके ऊपर खड़ा हुआ या बैठा हुआ कोई भी पर्सन वो भी रेस्ट पर था।
राइट। जैसे ही ट्रेन मूव करना शुरू की, सडनली अब ट्रेन तो मोशन में आ गई, बट हमारी बॉडी जो है वो मूव नहीं करना चाहती है ड्यू टू इट्स ओन इनर्शियल प्रॉपर्टी, यानी अपने मास की वजह से बॉडी मूव नहीं करना चाहती है। इसी वजह से वो पीछे की तरफ गिरता है कि बॉडी पीछे रहना चाहती है, बट जो बॉडी का निचला हिस्सा जो है, नीचे का जो हिस्सा यानी जो पैर वाला हिस्सा आपका है, जो कि ट्रेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो मोशन में है। तो वो मोशन में है और ऊपर की बॉडी रेस्ट पर है, तो बॉडी पीछे जाती है और पैर आगे, यानी कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो गिरने के चांस रहते हैं। द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग मोटर कार और ट्रेन इंक्लाइंस फॉरवर्ड व्हेन इट सडनली स्टॉप। सेम होता है जब वो कोई भी बस, कार या ट्रेन सडनली रुक जाए। सडनली जब रुकेगी तो वहां पर क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ट्रेन मोशन में है, तो ट्रेन के अंदर जो बैठा है वो भी मोशन में है। ट्रेन अचानक से रुक गई तो अब बॉडी तो नहीं रुकना चाहती क्योंकि बॉडी तो मोशन में है, तो बॉडी मूव आगे की तरफ हमेशा कर जाती है जब भी सडनली ब्रेक लगता है। अब सेकंड लॉ को मेरे प्यारे बच्चों समझने से पहले हम लोग को एक क्वांटिटी समझनी पड़ेगी जिसका नाम है मोमेंटम। आ जाइए थोड़ा सा आपसे मोमेंटम की बात करते हैं कि मोमेंटम क्या चीज है। देखिए, मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी of a moving object। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग देखें तो वेलोसिटी वेक्टर होगा और मोमेंटम भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। दूसरी बात, अगर यूनिट की मैं बात करूं तो मास का यूनिट हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। ये हमारा मोमेंटम है। देखिए क्वेश्चन क्या है। A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum। देखो, कह रहे हैं कि एक बॉल इस तरीके से आई थी, बॉल का मोमेंटम था 5, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल वी कैन राइट इज 5 यूनिट, राइट। और ये बॉल आपका 45 डिग्री पे आया था, तो चाहे इधर से 45 मान लो या नॉर्मल बनाओ और नॉर्मल से एंगल देख लो, तो ये एंगल भी आपका 45 ही होगा। अब ये बॉल यहां से ऑब्वियस है टकरा कर कुछ इस तरीके से चला जाएगा, राइट। तो ये कुछ इनिशियल मोमेंटम था और कुछ आपका फाइनल मोमेंटम है। कह रहे हैं कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब एक बात समझो, जैसे ही ये टकरा करके रिफ्लेक्ट होगा, कह रहे हैं इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल, दैट मींस दिस एंगल विल बी आल्सो 45 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं कि भैया ये फाइनल मोमेंटम है, राइट। तो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि अब यहां पर देखो दो डायरेक्शंस की बात हो गई, तो आइए देखते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम में चेंज जो होगा वो भी एक्स डायरेक्शन में। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन आइए समझते हैं क्या होगा। देखो, इनिशियल मोमेंटम ऐसा था तो इसका एक कंपोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दैट विल बी 5 cos 45, राइट। और एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा वर्टिकल, दैट विल बी 5 sin 45, राइट। ये हो गया हमारा। और फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये 45 है, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा P फाइनल cos 45 और इधर होगा P फाइनल sin 45, राइट है। बहुत ध्यान से देखिए, मूविंग बॉल 5 kg मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से आया था, 45 पे आया था एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। एक बात समझो, 5 के मोमेंटम से आया था और 5 के ही मोमेंटम से वो वापस भी चला जाएगा इस कोलिजन में, राइट। तो सीधी सी बात, यहां पर एक बात और है कि अगर ये फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारी 5 है, राइट, तो जरा आप समझो कि भाई एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, सो दैट इज माइनस का 5 cos 45 माइनस
इनिशियल मोमेंटम हमारा है राइट साइड में, सो दैट विल बी 5 cos 45। तो ओवरऑल देखो दोनों ही निगेटिव है, सो दैट विल बिकम माइनस का 10 cos 45 यानी 1/√2। रैशनलाइज अगर मैं इसको करूंगा तो दैट विल बिकम 5/√2, वो भी निगेटिव का, राइट। सो इतना केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया मोमेंटम चेंज इन एक्स डायरेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सेम क्वांटिटी को कैलकुलेट करें अलोंग वाई डायरेक्शन, तो जरा देखिए कि वाई डायरेक्शन में जब आप डेल्टा पी को निकालोगे तो क्या होगा, दैट विल बी मोमेंटम चेंज, राइट। सो फाइनल मोमेंटम आप देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच इज माइनस का 5 sin 45 माइनस इनिशियल मोमेंटम भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस का 5 sin 45। यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज सेम हैं, इसलिए ओवरऑल वो ऐड होकर के 0 बन जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का कोई चेंज नहीं हुआ है, बट एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज हुआ है, वो भी -5/√2 kg मीटर पर सेकेंड इतने का, राइट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आ जाइए न्यूटन साहब के सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं, जो कि इसी मोमेंटम पर बेस्ड है। न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ में ये बताया कि अगर किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उन्होंने ये बोला कि भाई एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाओगे, यानी कि एफ एक्सटर्नल अगर है, तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो यही प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक कांस्टेंट आएगा, और एसआई सिस्टम में वो कांस्टेंट के है, और के की वैल्यू एसआई सिस्टम में होती है 1 के बराबर, राइट। सो इन एसआई यूनिट सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो है दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये हमारा प्यारे बच्चों सेकंड लॉ है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, या न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसी को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जा सकता है, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या है ये लॉ, the rate of change of momentum of a particle is directly proportional to the applied external force and it is in that direction in which force is applied, right। कहने का मतलब जैसे ही external force लगाओगे, force की ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम चेंज होने लगेगा, राइट। तो ये हमारा लॉ है। अब इसी लॉ को अगर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई मोमेंटम की वैल्यू थी मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी। अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, हमारा acceleration, right? So external force acting on any system will be equal to the product of mass and acceleration। ये न्यूटन साहब के सेकंड लॉ का रिजल्ट है। इट इज रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। और न्यूटन साहब का ये सेकंड लॉ कब एप्लीकेबल होता है, इसको भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इट इज वैलिड ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। सिस्टम का मास अगर कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तभी ये लॉ वैलिड है, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं है, राइट। तो F इज इक्वल टू एम ए, दिस इज नॉट न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये लॉ नहीं है, ये एक रिजल्ट है जो हमको मिला है, और वो भी किन कंडीशंस में मिला है, जब एक्सटर्नल फोर्स मेरे प्यारे सॉरी जो मास है वो मास हमारा कांस्टेंट हो, केवल तब ये अप्लाई होगा, right। So external force is equal to rate of change of linear momentum, and this is law, and the result obtained from this law for a particular case when mass is constant is F is equal to
ma, राइट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लो, बड़ा ही एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू दिस एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस देन मास ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड इसका निकालना चाहूँ तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 यानी कि 100, और 100 का अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 इसका एक्सेलरेशन है, F इज इक्वल टू ma होता है, तो मास हमारा आ जाएगा 2 kg के बराबर, राइट। तो सिंपली F इज इक्वल टू ma, फोर्स है 10 न्यूटन का, मास निकालना है, एक्सेलरेशन है 5 यूनिट का, तो यहां से आप मास निकाल पाओगे 10/2 यानी कि 2 kg के इक्वल। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स लगने के पहले की बात थी, है ना। तो फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन हम लोग सेकंड लॉ से कर सकते हैं भाई। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में बना रहेगा, अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, राइट। अब इसी के थ्रू आप एक नया बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि अभी हम लोगों ने सेकंड लॉ में देखा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि dp/dt। अगर किसी भी तरीके से सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये dp/dt भी जीरो हो जाएगा। और बेटा रेट ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल समझ लो कि मोमेंटम कैसा हो गया हमारा, कांस्टेंट, राइट। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो जब होता है इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है, तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। यानी कि कंडीशन क्या बनी कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो dp/dt जीरो होगा, यानी कि मोमेंटम जो है mv वो कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। और इस लॉ का यूज हम कोलिजन में बहुत ज्यादा करते हैं। किसी भी तरह का कोलिजन हो, किसी भी तरह का मेरे प्यारे बच्चों कोलिजन हो, राइट, मोमेंटम वहां पर हमेशा ही कंजर्व रहता है, राइट। तो कोलिजन में कभी भी कोई पटाखा फट रहा हो, है ना, सब लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं, तो पटाखा अगर जैसे वो फट रहा हो तो उस समय भी वहां पर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर हमने नहीं लगाया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी। इस लॉ के हिसाब से वेलोसिटी को आप चेंज करोगे भी तो मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है, तो वहां पर वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ मास में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन जब आप और आगे बढ़ोगे और हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां ये पता चलेगा भाई कि जैसे जैसे सिस्टम का वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे सिस्टम का मास भी बढ़ रहा है, राइट। तो वो हम वहां पढ़ेंगे, बट न्यूटोनियन फिजिक्स में ये वैलिड नहीं होता है। एग्जांपल देखो न्यूटन साहब के सेकंड लॉ का, व्हाइल कैचिंग अ बॉल क्रिकेटर मूव्स हैंड्स बैकवर्ड। जैसे ही कोई भी क्रिकेटर जो होता है ना, जो कैच करता है बॉल को, तो अपने हाथ को पीछे लाता है इसी लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब वो हाथ पीछे लाता है तो उसको टाइम मिल जाता है, राइट। टाइम मिल जाने से उसके हाथ पर जो जर्क है वो जर्क कम लगता है, राइट। मोमेंटम चेंज तो उतना ही होना है बट टाइम बढ़ जाता है, राइट। टाइम बढ़ जाने से वो जर्क उसको जो है कम लगता है। यूजेस फॉर स्प्रिंग्स एंड शॉकर्स इन मोटर कार्स, सेम चीज है। किसी भी कार में सस्पेंशन स्प्रिंग्स लगे होते हैं, राइट, शॉकर्स लगे होते हैं बाइक्स में, उनका काम भी सेम है कि जैसे ही कोई जर्क लगेगा तो वो कंप्रेस होंगे, टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा और उस टाइम से जो पैसेंजर बैठा है उसके ऊपर जर्क जो है वो बहुत कम लगेगा, राइट। सीट बेल्ट भी लोग इसी वजह से यूज कर लेते हैं, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब आ जाइए इम्पल्स की बात करते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dp इज इक्वल टू एफ डी टी, राइट। दैट मीन्स अगर किसी सिस्टम पर कोई फोर्स लग रहा हो और टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो, dt का मतलब क्या हुआ यहां पर, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। तो अगर dt बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है तो मेरे प्यारे बच्चों dp जो है वो एफ डी टी के बराबर है, राइट। अगर कोई फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगा हो तो फोर्स और उस स्मॉल टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमारा चेंज इन मोमेंटम कहलाता है, राइट। तो यही चेंज इन मोमेंटम है और मेरे प्यारे बच्चों इसी को इम्पल्स कहा जाता है, right? So what is impulse? Impulse is defined as the product of the force and the very small time interval for which it is applied, right? तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को ही हम लोग इम्पल्स कहते हैं और इम्पल्स आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है, राइट। सो वी हैव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ऑल्सो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी हमारे पास है कि भाई चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड इम्पल्स यानी कि एफ इंटू डेल्टा टी। ये हमारा बन जाएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूटन साहब का हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड लॉ जो है न्यूटन साहब का, इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जा सकता है। एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बोल सकते हैं, राइट। सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा दूसरा भी उतना ही फोर्स पहले पे लगाएगा इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट साइमल्टेनियसली। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर होता है या अलग अलग बॉडीज पर होता है। तो प्यारे बच्चों एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पर होता है, राइट। सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो दिस लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑल्सो। इसको हम न्यूटन साहब के सेकंड लॉ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन देखो क्या एग्जांपल्स, ऑन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन अ जर्क एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। रिकॉइल जिसको आप बोलते हो, आपने जैसे बुलेट फायर किया, बुलेट आगे निकली तो गन पे पीछे की तरफ एक रिकॉइल स्पीड आती है, पीछे की तरफ एक जर्क लगता है, दैट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट और मोशन ऑफ अ जेट एरोप्लेन। तो जब कोई भी रॉकेट लॉन्च होता आपने देखा होगा ढेर सारा फ्यूल नीचे की तरफ बर्न होकर के नीचे की तरफ झटका देता है जिसकी वजह से एक इंपल्स देता है जिसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट का फोर्स लगता है। पुलिंग ऑफ अ हॉर्स कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी जो खींचता है, वहां पर भी न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज है। मूविंग ऑफ अ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम द बोट। जब कोई पर्सन बोट से उतरता है भैया तो वहां पर भी जो है बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो लॉज क्या है मैंने आपको ये बता दिया है और इन लॉज का प्रैक्टिकली कहां पर आप एग्जांपल देखते हो ये भी मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, राइट। अब सोचो एक क्वांटिटी है हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क भी कहा जाता है। जरा समझो, अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं एक किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लो कील डालकर इसको मैं फिक्स कर दूं तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट बन गया। ये हमारा भाई साहब फिक्स्ड पॉइंट हो गया, राइट। अब इस फिक्स्ड पॉइंट पर अगर हम लोगों ने कोई एक फोर्स अप्लाई कर दिया और ये डिस्टेंस हमारी आर के बराबर है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
तो सोचो ये जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट को इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रोटेट। ऑब्जेक्ट को उसके फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रोटेट, राइट। तो ये रोटेट कराने की कोशिश करेगा उस ऑब्जेक्ट को उस एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। सो एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इट इज अ टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। कोई भी फोर्स देखो, अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर फिक्स्ड है तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की कोशिश करता है। और आप समझो यहीं पर हम लोग डिफाइन करते हैं टॉर्क को। टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर मैं आपको बताऊं तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। तो अगर मैं इसी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो टाउ वेक्टर जो है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है, आर क्रॉस एफ। जहां पर आर वेक्टर क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, राइट। तो जो वेक्टर होता है ये वाला वेक्टर, यहां से यहां तक का ये जो वेक्टर है दैट इज बेसिकली योर आर वेक्टर, राइट है। फिक्स पॉइंट से जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, दोनों के बीच का वेक्टर है हमारा आर वेक्टर। और फोर्स वेक्टर तो आप सिंपल समझ रहे हो, सो आर क्रॉस एफ, राइट। ये एक तरीके का एक्सियल वेक्टर होता है। आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, कुछ ऐसे वेक्टर हैं जो एक्सिस के अलोंग लगते हैं, सो दैट इज एक्सियल वेक्टर, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आर वेक्टर है, नीचे एफ वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन टॉर्क का किधर आएगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स डायरेक्शन आएगा टॉर्क वेक्टर का, राइट। तो ये हमारा टॉर्क है। अब एक चीज और सोचो, अगर मैं इस फोर्स को मैं इस पॉइंट की तरफ ऐसे लाता जाऊंगा तो खुद देखिए जैसे जैसे आर की वैल्यू घट रही है वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है। और जब ये फोर्स सीधे सीधे उसी फिक्स्ड पॉइंट पर लग जाएगा जिसको पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, मतलब अगर ये आर हमारा जीरो हो जाएगा, भाई जैसे जैसे ये आएगा और सीधे इसी पर होगा तो आर जीरो हो जाएगा। अगर आर जीरो है मेरे प्यारे बच्चों तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। मैथमेटिकली तो बहुत ही आसान सी चीज है, बट फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली ये समझने वाली बात है कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर या फिक्स्ड पॉइंट पर ही अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो टॉर्क की वैल्यू वहां पर कितनी होगी, जीरो, राइट। तो वो उस पॉइंट पर अगर फोर्स लगेगा किसी भी डायरेक्शन से, ऐसे लगे, इधर लगे, इधर लगे, इधर लगे, अगर इस फिक्स पॉइंट पर फोर्स लगेगा तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, राइट। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही तरीके से घूम सकता है भैया, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क पॉजिटिव मानेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैं टॉर्क को निगेटिव मानूंगा। कुछ बुक्स में जस्ट अपोजिट भी माना जाता है, वहां पे क्लॉकवाइज को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग हमेशा 11th 12th जब तक भी पढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज को मैं हमेशा पॉजिटिव मानता हूं और एंटी क्लॉकवाइज को मैं हमेशा निगेटिव मानता हूं। तो आप भी एक ही जैसा मान करके चलो, कोई बुराई नहीं है, आंसर सेम आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इससे नहीं आएगा, राइट। फिर अगली चीज है यहां पे कपल। देखो कपल नाम से क्लियर है, जब किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगे और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on a body forms couple, राइट। सिंगल एक बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो, तो यहां पर देखो एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, इसकी वैल्यू भी एफ है, इसकी वैल्यू भी एफ है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, राइट। फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, तो यहां पे हम लोग कपल डिफाइन करते हैं और कपल का भी फॉर्मूला वही है एफ इंटू आर, लेकिन दोनों आर में डिफरेंस है। यहां पर बच्चों आर क्या था, फिक्स पॉइंट और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर आर क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, राइट। देखो
टॉर्क के केस में कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमा सकता है, कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, लेकिन कपल के केस में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला फोर्स देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो बोथ फोर्सेस रोटेट द बॉडी इन सेम मैनर इन केस ऑफ कपल, राइट। सो कपल का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, टॉर्क का भी न्यूटन मीटर है। बस टॉर्क और कपल में ये डिफरेंस है कि टॉर्क में नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कपल में हमेशा कितने फोर्सेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, वो भी कैसे, इक्वल एंड अपोजिट, राइट है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का प्यारे बच्चों मतलब ये होता है कि सिस्टम में किसी तरह का चेंज ना आए, राइट। तो अगर कोई सिस्टम जिस स्टेट में है अगर वो उसी स्टेट में बना रहा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में एक चीज समझ लो, सिस्टम पर लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम में कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन देने का काम कौन करता है, फोर्स, राइट। तो फोर्स अगर 0 है तो ट्रांसलेशनल मोशन खत्म है, सो देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। फोर्स के 0 हो जाने से ट्रांसलेशनल मोशन खत्म हो जाता है, और टॉर्क के 0 हो जाने से मेरे प्यारे बच्चों देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। टॉर्क के 0 हो जाने से रोटेशनल मोशन खत्म हो जाता है, राइट है। सो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा अगर फोर्स 0 है, रोटेशनल नहीं होगा अगर टॉर्क 0 है, और यही 2 कंडीशंस होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम की। अगर आप किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो तो यही 2 कंडीशंस हैं, क्या, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, साथ ही साथ नेट टॉर्क भी उसके ऊपर 0 होना चाहिए। सो नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ मस्ट बी 0 if we want a system in equilibrium, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फोर्स की अगर मैं बात करूं, भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, तीनों डायरेक्शंस में हो सकता है, तो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी 0, फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन शुड बी आल्सो 0, फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन शुड बी आल्सो 0, राइट। तीनों डायरेक्शन में फोर्स 0 होना चाहिए। टॉर्क, बॉडी के हर एक पॉइंट पर टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नेट टॉर्क आप निकालो, बॉडी के हर एक पॉइंट पर नेट टॉर्क मस्ट बी 0, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। अब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के मेरे प्यारे बच्चों 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से बॉडी को हटाओ। अब बात यही, सर सिस्टम क्या है, बॉडी के साथ कांटेक्ट में बेटा जो जो चीजें हैं वो सब सिस्टम है, राइट। बॉडी के साथ कांटेक्ट में जो जो चीजें हैं वो सब सिस्टम है। जैसे मान लो मैं बॉडी हूं, तो मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो अर्थ भी सिस्टम है, मैंने पैनल को पकड़ रखा है तो ये भी सिस्टम है, पेन को पकड़ रखा है ये भी सिस्टम है, राइट। मेरे संपर्क में जो कुछ भी है वो सब सिस्टम है। तो पहले बॉडी को सिस्टम से अलग करो, राइट, सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। दूसरा है शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट, इसको लिख लेना, यही स्टेप बाय स्टेप तुम्हें काम करना है। सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाइए। नाउ थर्ड वन इज अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं भैया, नेट फोर्स को 0 करना है और नेट टॉर्क को भी 0 करना है। यही कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का, बहुत ही सिंपल है। और लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में इवन अभी से लेके आगे तक क्लास 12th तक फ्री बॉडी डायग्राम आप बहुत ज्यादा बनाने वाले हो, लगभग हर क्वेश्चन में
हम लोग बॉडी बनाते हैं, उस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं उनको दिखाते हैं, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम ही है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम विद टू स्ट्रिंग्स OA एंड OB। तो ये OA है, ये OB है, एज शोन इन दिस फिगर। व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स OA एंड OB? टेक G एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंड नहीं है, G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कह रहे हैं 10 ले लो, अच्छी बात है भाई। देखो इधर की तरफ वेट हो गया, एक टेंशन इधर हो गया, एक टेंशन इधर की तरफ हो गया। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो भी इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे फोर्सेस तो इसी पॉइंट पर लग रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, तो पहले पॉइंट को सिस्टम से अलग करो, सारे फोर्सेस दिखाओ। तो पहला फोर्स ये हो गया जी T2, दूसरा फोर्स इधर की तरफ हो गया T1, तीसरा फोर्स इधर की तरफ हो गया है mg। तो 10 kg का 1 kg का मास था, तो 10 न्यूटन का फोर्स हो गया भाई साहब। mg 1 इंटू जी क्या है 10, तो 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, राइट। तो यही है हमारे पास सिस्टम। और जरा यहां पर अब आप देखो, ये तो हो गए सारे फोर्सेस। नाउ अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है भैया? नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो आ जाइए नेट फोर्स जीरो को करने की कोशिश करते हैं। नेट फोर्स जीरो करने के लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बेटा बना देना, अपने आप पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा अपने आप। क्या देखो, यहां भी मैं बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना भैया। टोटल एंगल था 120 डिग्री, ये वाला होगा 90 डिग्री, तो बेटा ये कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये टोटल था 150 डिग्री, जिसमें ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा? 60 डिग्री। देख लो, जैसे ही एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे आपको एंगल दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। कोई सा भी निकाल सकते हो सकता है कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि भैया ये 150 है तो ये रिमेनिंग 30 होगा, सही है। ये 120 है तो रिमेनिंग 60 होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तरीका है, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है? आपने एंगल देख लिया ना, अब बेटा कंपोनेंट करो, धड़ाधड़ कंपोनेंट करो। T1 cos 30 और इधर क्या होगा जी? T1 sin 30। इधर हो जाएगा T2 cos 60 और इधर हो जाएगा T2 sin 60, राइट। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इक्वेशंस बनानी है और इसको सॉल्व करना। पहली इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का सम जीरो। एक्स डायरेक्शन में दो ही फोर्स दिख रहे हैं भैया, T2 cos 60 यानी T2/2 और T1 cos 60 लेफ्ट में है, सो माइनस का T1 cos 30 होता है भैया √3/2। दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो ही फोर्सेस थे, राइट। सो you can write T2 is equal to T1 √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू जीरो। सिग्मा एफ वाई जरा जीरो करो, वाई डायरेक्शन में देखो, T1 sin 30 यानी T1/2 प्लस T2 sin 60 यानी √3/2, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। भैया ये दोनों वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये दोनों भी वाई में है लेकिन निगेटिव है, राइट। सो इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो T1 प्लस T2 √3 की वैल्यू 20 हो जाएगी, और T2 खुद क्या है जी? T1 √3 है। तो T1 √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये बेटा ध्यान से देखो, 3T1 और T1 बनेगा 4T1 विच इज 20। तो T1 हमारा निकल करके आ जाएगा जी 5 न्यूटन। T1 आ जाएगा 5 न्यूटन। T1 अगर 5 न्यूटन है तो T2 आ जाएगा 5 √3 न्यूटन। ये आपके दोनों आंसर्स आ गए, राइट है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत सिंपल है बेटा। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाओ, जो मैंने आपको बताया बस एज इट इज, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन देखो, एज शोन इन दिस फिगर 3 blocks कनेक्टेड टुगेदर लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड पुल्ड टू द राइट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन का फोर्स हमने यहां पर लगा रखा है जी। इफ M1 इज 5 kg, M2 is 10 kg
and M3 is 15 kg. देन फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 इनके बीच में जो रस्सियां लगी हैं उनका टेंशन है, राइट। अब एक चीज समझो जरा, टोटल फोर्स आपने 50 न्यूटन का लगा रखा है और वो 50 न्यूटन का ही फोर्स है जो सिस्टम को राइट ले जाएगा, राइट। यानी कि यही फोर्स है जो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना F इज इक्वल टू ma, राइट। फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन और टोटल मासेस कितने हैं जिनको वो मूव करा रहा है, तो 5 + 10 15, 15 15 30, सो 30 इंटू ए, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल करके आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिस्टम का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब बस किसी भी एक बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और सॉल्व कर दो। इसके बारे में देखो, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, चलो इसी में बना दे रहे हैं, वैसे तो सेपरेट करके बनाना चाहिए बट आप यहां भी बना सकते हो। अगर इसी में मैं बना दूं तो देखो ये T1 का फोर्स है, इधर mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उससे कोई खास फायदा नहीं है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये हमें साफ पता है कि इसको राइट ले जाने वाला एकमात्र अकेला फोर्स है T1, तो ये T1 ही बोलो m1a के बराबर होगा, राइट। तो T1 इज इक्वल टू m1 है हमारा 5 kg और एक्सेलरेशन है मेरे प्यारे बच्चों 5/3। सो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज 25/3 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू देखो आ गई, राइट। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो T2 इधर है, T1 इधर है, तो जरा ध्यान से देखना, जा तो राइट में ही रहा है ना। तो T2 - T1 इज इक्वल टू ma, इसका मास है 10 और एक्सेलरेशन है 5/3। सो T2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि T1 हमें पता है 25/3 है, तो T1 - 25/3 इज इक्वल टू 50/3। ये उधर चला जाएगा, तो T2 आपका बन जाएगा, ये ऐड हो जाएगा जी 75/3, यानी कि 25 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू है 25/3 न्यूटन और T2 की वैल्यू है 25 न्यूटन। बहुत ही सिंपली देखो हमने सॉल्व इसको कर लिया, राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट है यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्यारे बच्चों मतलब ये होता है कि आप किसी भी सिस्टम को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहीं ना कहीं लेना देना पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर से होता है। तो ऑब्जर्वर का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और साथ ही साथ अगर टाइम भी ले लो तो यही कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। यानी ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो जी, किस समय पर ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दो तरीके का होता है। सबसे पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड हो। कोई भी ऐसा सिस्टम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड हो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो, राइट, एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये बात ध्यान रखना, एक्सेलरेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होना चाहिए, राइट यहां पर, और इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है हमारा मेरे प्यारे बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल हो गया एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। अब एक बात और समझो, अगर कोई सिस्टम इनर्शियल है तब तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे, अगर वो नॉन इनर्शियल है तो वहां पर एक नए तरह का फोर्स लगने लगता है। किसी भी नॉन इनर्शियल टाइप के सिस्टम में एक नए तरीके का फोर्स लगने लगता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो लग तो रहा है बट कहां से लग रहा है नहीं पता, किसने लगाया नहीं पता, बट लग रहा है, राइट। और ये हमेशा एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लो कि अगर एक कोई लिफ्ट है, लिफ्ट आपका नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a0 से, तो ये लिफ्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो गई, राइट। अब इस लिफ्ट के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, लिफ्ट के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा
तो उस ऑब्जेक्ट पर उसका अपना वेट तो लग ही रहा होगा, mg तो लगेगा ही लगेगा, बस इस ऑब्जेक्ट पर एक एक्स्ट्रा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और लगेगा, और यही है वो स्यूडो फोर्स। मास ऑब्जेक्ट का होगा बट एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा, और ये किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये स्यूडो फोर्स है। यही कारण है कि जब कोई लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो हम लोग को लगता है कुछ ऊपर जा रहा है, एक अजीब सी हड़बड़ाहट फील होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए, इसीलिए कहा जाता है भैया लिफ्ट में मत ले जाओ इनको, क्योंकि हार्ट फेल हो सकता है। एक अजीब सा फीलिंग होता है जब वो लिफ्ट नीचे जा रही होती है या लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, क्योंकि वहां पर इस तरह का एक स्यूडो फोर्स लग रहा होता है। अब देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर लो। नॉन accelerating frame of reference is called inertial frame of reference. A frame of reference moving with a constant velocity, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या रेस्ट पर फ्रेम हो, वो इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी नॉर्मली अभी तक पढ़ रहे हो वो सब इनर्शियल फ्रेम में ही पढ़ रहे हो। ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लॉज लगा सकते हो। मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम in any direction will always yield the same results. It is called isotropic property of the inertial frame of reference, right? So mechanical या optical light से related कोई भी experiment है वो किसी भी direction में inertial frame में करोगे same तरह का result आपको मिलने वाला है। An accelerating frame with respect to Earth is called non-inertial frames. Newton's law of motion are not directly applicable in such frames before application. राइट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे स्यूडो फोर्स भी होगा। अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेटेड वन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी फ्रेम जो रोटेट हो रहा है वो हमेशा ही एक एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है, तो वो हमेशा ही एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और उसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बहुत ध्यान से समझना। एक होता है सेंट्रीपिटल, टुवर्ड सेंटर लगता है, एक है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज द स्यूडो फोर्स, राइट। तो स्यूडो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दोज फोर्सेस व्हिच डू नॉट एक्चुअली एक्ट ऑन द पार्टिकल बट अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड स्यूडो फोर्सेस, राइट। तो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला क्या है, ma0, राइट। अब आ जाओ पुली सिस्टम की बात कर लेते हैं। कोई भी सिस्टम देखो, सिंगल फिक्स्ड पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ चेंज करने का काम करता है। किसी भी सिंपल से सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखो ये एक मान लो कोई पुली लटका हुआ है, एक तरफ आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लटकाया है जिसका मास m1 है, दूसरी तरफ आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लटका रखा है जिसका मास m2 है। ऑब्वियस है दोनों में किसी का तो मास ज्यादा होगा। मान लो m1 का मास ज्यादा है, अगर इनका मास ज्यादा हुआ तो भाई m1g इनका वेट डाउनवर्ड लगेगा और रस्सी में एक टेंशन आएगा। इसका अपना वेट है m2g डाउनवर्ड लगेगा और इसका अपना टेंशन लगेगा, राइट। रस्सी सेम है इसलिए पूरी रस्सी में बेटा टेंशन भी सेम होगा। ये वाला ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाएगा तो हमको पता है 100% ये ऊपर आएगा, जितना ये नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर आएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा, राइट। अब आप सिंपली इक्वेशंस बनाओ। अगर m1 वाला मास नीचे जा रहा है प्यारे बच्चों तो m1g बढ़ा रहा होगा, सो m1g माइनस t हमारा m1a के बराबर होता है। सिमिलरली अगर ये m2 वाला ऊपर आ रहा है तो t बड़ा होगा, सो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। दीज आर द टू इक्वेशंस वी हैव। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को ऐड करोगे t से t कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम m1 माइनस m2 टाइम्स g, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a, और a की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वैल्यू इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, राइट, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सेकंड इक्वेशन से देखो, t बराबर m2g प्लस m2a
तो ए कितना है हमारा m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग m2g कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही आप m2g कॉमन करोगे दैट विल बिकम 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, राइट। तो ये बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, m2 कट जाएगा, दैट विल बिकम 2m1। सो इट विल बी बिकम 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा ये टेंशन की वैल्यू निकल करके आ गई, राइट। तो ये एक्सेलरेशन है हमारे पास और ये हमारे पास टेंशन है। इसी तरीके से पुली का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो, राइट। ध्यान से बस ऑब्जर्व करना, कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको और कराते हैं। देखो 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 देखो, नंबर ऑफ पुली देखो बढ़ गई इस बार। ये वाली पुली अपने सेंटर से लटकी हुई है इसलिए ये फिक्स्ड पुली है। ये सेंटर से नहीं लटकी है, ये रस्सी आई है ना, ये इसी रस्सी के सहारे यहां पे लटकी हुई है इसलिए ये मूवेबल पुली है। दो मासेस हैं प्यारे बच्चों, एक m1 मास है एक m2 मास है, राइट। बिल्कुल सिमिलर तरह का सिस्टम है। अब एक बात समझो, अगर रस्सी सेम है तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। ध्यान से देखो, ये वाली पूरी रस्सी तो सेम ही है ना, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। रस्सी बदल गई तो टेंशन बदल गया, तो ये टेंशन हो गया टी डैश, इधर भी हो गया टी डैश, राइट। तो ये तो रस्सी की बात हो गई। अब वेट की बात कर लो जी, m1g लगा नीचे और इसका लगा अपना वेट m2g नीचे। अगर ये नीचे जाएगा तो ये श्योर है ऊपर आएगा, लेकिन कितना। देखो पिछली बार बेटा क्या था कि अगर इसको 1 मीटर नीचे ले जाएंगे तो ये 1 मीटर ऊपर आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन a था तो इसका भी a था। लेकिन इस बार आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इसको 1 मीटर नीचे लाओगे तो ये आधा मीटर ही ऊपर आएगा, इसलिए अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन होगा a/2। इस बात को सोच लो, 1 मीटर नीचे लाएंगे तो ये आधा मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये पुली आधा मीटर ऊपर गया तो आधा मीटर इधर का रस्सी आधा मीटर इधर का रस्सी दोनों फ्री होके जाएगा तो नीचे ही, राइट। तो ये 1 मीटर नीचे चला जाएगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका a/2 है। अब सिंपल सी आप इक्वेशंस बना के बस सॉल्व कर डालो। अगर ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस है जी m1g बड़ा है, तो m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। ये वाला ऊपर जा रहा है तो t डैश माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू इसका एक्सेलरेशन जो कि है a/2। इस पुली के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो 2t बराबर t डैश, 2t बराबर t डैश। देखो एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। जितने अननोन्स हों बेटा उतनी इक्वेशन चाहिए। कितने अननोन है सोचो, t अननोन है, t डैश अननोन है और एक्सेलरेशन अननोन है। सोचो a/2 तो आ ही जाएगा। 3 अननोन्स हैं, इसलिए हमारे पास देखो 3 इक्वेशंस हैं। अब आपका काम है सिंपली इनको सॉल्व करना। जैसे सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। करना क्या है जी, टी डैश की वैल्यू यहां रखो 2t, राइट, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन किसी भी एक इक्वेशन उठा के धर देना, t की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये सिंपल सा एक आपका होमवर्क है, समझ लो कि इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। हिंट मैंने दे दिया है कैसे सॉल्व होएगा, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब आ जाओ जी स्प्रिंग्स की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। हर एक स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग का नेचर ये है कि अगर ये अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है, राइट, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। रिलैक्स पोजीशन में इस पर फोर्स 0 होता है। कोई भी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से अगर खिंची हुई है या कंप्रेस्ड है तभी उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो डिस्प्लेसमेंट का यहां मतलब क्या है, इलोंगेशन और कंप्रेशन। कितना इलोंगेट किया गया या कितना कंप्रेस किया गया,
राइट। माइनस का साइन ये शो करता है कि दिस इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। जब उसको खींचोगे, एलोंगेट करोगे तो फोर्स अंदर लगेगा, दबाओगे तो फोर्स बाहर लगेगा, राइट। यानी कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है आपका के, जिसको अभी ऊपर हम लोगों ने नाम दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग का ये फोर्स होता है F बराबर माइनस के एक्स के बराबर, राइट है। तो F बराबर माइनस के एक्स के बराबर स्प्रिंग का फोर्स इस तरीके से आ जाएगा। K का अगर आपको कभी भी यूनिट देखना हो तो दैट यूनिट कैन बी न्यूटन पर मीटर, बिकॉज इट विल बी K इज इक्वल टू F बाई एक्स, सो इट विल बी न्यूटन पर मीटर, राइट है। तो ये हमारा सिस्टम स्प्रिंग का कहलाता है। अब स्प्रिंग पर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड द पार्ट इज फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन क्या है, कैसे कैसे एक्ट करता है, इस पर हम लोग को अगला अपना डिस्कशन करना है। एक क्विक रिवीजन में आपको फ्रिक्शन का करवाने वाला हूं, राइट है। बस 1 मिनट पानी पी लें, फिर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फ्रिक्शन की बात करते हैं। देखो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। तो अगर मान लो ये कोई एक सरफेस है और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर इस तरीके का हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। फ्रिक्शन एक सरफेस फोर्स है, राइट। सरफेस फिनोमेना है, सरफेस की वजह से अप्लाई होता है, और जनरली मोशन के अपोजिट में लगता है, बट नॉट ऑलवेज, राइट। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। दूसरी बात, वेट लगेगा डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड्स। तो फ्रिक्शन का ये जो फोर्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कई बार बच्चों को लगता है वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन का वेट से लेना देना नहीं है, फ्रिक्शन का लेना देना है नॉर्मल रिएक्शन से। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा जो म्यू होता है, और इस म्यू को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू आपको दिया जाएगा, ये सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करता है म्यू, राइट। सो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये हमको वैल्यू फ्रिक्शन की होती है, राइट। अब एक चीज और समझो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन है। अगर हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये होगा, राइट। इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल अल्फा होता है, दैट एंगल अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल अल्फा को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो अल्फा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और आप अगर यहां ध्यान से ट्रायंगल में tan अल्फा लगा दें, tan अल्फा लगा दे, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर ये इसके बराबर होगा जो कि फ्रिक्शन है, और ये बेस n है, सो दैट इज परपेंडिकुलर f बाई n, राइट। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n होती है, म्यू n बाई n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला और आ गया, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो tan टाइम्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, राइट। सो म्यू बराबर tan अल्फा। एक छोटा सा डेफिनेशन यहां पे और बनता है जिसको बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये जो अल्फा एंगल आपने इधर बनाया, ऐसे ही अल्फा इधर बनाओ, और ये जो कोन बन जाएगा, इसी कोन को कहा जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो कोई भी ऐसा कोन जिसका वर्टेक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हो,
जिसका एक्सिस नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग हो और जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो, ऐसे कोन को कोन ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। राइट है। फिर आ जाओ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन के 3 बेसिक टाइप्स हैं, आपने पढ़ रखा होगा। सबसे पहला होता है जी स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा है आपका काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है। अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इस समय इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका वेरिएबल फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। राइट, जब तक ऑब्जेक्ट मूव ना कर जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट। और फिर आता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब है कि भाई जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उस समय ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाए तो उस समय लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का, तो पहले फ्रिक्शन लगातार बढ़ता है, फिर हल्का सा घट करके कांस्टेंट हो जाता है। यहां तक ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का। राइट, ये कंडीशन है स्टैटिक फ्रिक्शन का। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। राइट, और ये जो है हमारा ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि कांस्टेंट नेचर का होता है, दैट विल बी कांस्टेंट। राइट। सो लॉज ऑफ फ्रिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बात कर चुके हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में क्या है भैया, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही म्यू आपका टैन अल्फा के भी बराबर होता है। राइट, इसका भी डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूं। फ्रिक्शन का फोर्स वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर करता है भाई? फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस की रफनेस या स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता चुके हैं, म्यू होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता चुके हैं, अल्फा होता है। एंगल ऑफ रिपोज, देखो अगर मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखूं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर ये रखा है किसी थीटा एंगल के इंक्लाइंड प्लेन पर, राइट, और ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, अगर ये बॉडी यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। सो दैट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच अ बॉडी comes to in a state of equilibrium due to friction force only, then it is called angle of repose। यानी कि अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा जरा समझो। वेट लगेगा डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कुछ इस तरीके से, ये एंगल भी थीटा ही है आपका। राइट, तो कंपोनेंट आप देख सकते हो mg cos थीटा, और इधर की तरफ का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। राइट, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो भैया ऑब्वियस है ना, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। राइट, फ्रिक्शन तो मोशन का जनरली अपोज करता है, और ऐसे कंडीशन में अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब n इज इक्वल टू mg cos थीटा है, और f इज इक्वल टू mg sin थीटा है, और f हमारा म्यू n के बराबर होता है, ये हम सबको पता है। राइट, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो रहा होगा। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 और 3 को देखोगे तो म्यू n इज इक्वल टू mg sin थीटा और n इज इक्वल टू mg cos थीटा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, राइट, इसको डिवाइड मैं कर दूं, तो म्यू इज इक्वल टू mg से mg कटेगा, sin थीटा बटे
कॉस थीटा यानी कि tan थीटा, यानी दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन अगर कर दे तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और यही म्यू आपका tan अल्फा भी होता है, बोलो यही म्यू आपका tan अल्फा के भी बराबर होता है, और इसमें अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा क्या है, दैट इज एंगल ऑफ रीपोज। तो इससे एक मतलब और समझ में आया क्या, कि भाई अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की मैं बात करूं, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बॉडी का मास कुछ भी हो, कितनी भी भारी बॉडी हो, अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है तो वही एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी, नेट फोर्स बॉडी पर 0 हो जाएगा। राइट है, राइट है। अब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो वहां पर फ्रिक्शन के क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो नॉर्मल फ्रिक्शन भी होता है, सही बात है, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग स्फीयर और सिलेंडर। जो बॉडी रोल कर रही है उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये रोलिंग फ्रिक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो एफ रोलिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और स्मॉल आर आपका क्या है, रेडियस। तो यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन का अपना कोफिशिएंट आ जाएगा, राइट, म्यू आर। देखो, म्यू एस एंड म्यू के which is a pure ratio and it has no dimension. Mu r has a dimensions of length and its SI unit is meter. देखो, जब आप सॉलिड फ्रिक्शन की बात करते हो तो ये जो म्यू था ये आपका एक रेशियो था, डायमेंशनलेस था, यूनिटलेस था। लेकिन यहां पर जब देखोगे तो ये म्यू आर डायमेंशनलेस नहीं है, इसके पास लेंथ का डायमेंशन है और इसका यूनिट मीटर है। The above equation is applicable only when there is a rolling without slipping, यानी कि प्योर रोलिंग की बात हो रही है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग वैसे भी आप लोग आगे पढ़ोगे भी, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, वहां पर डिटेल में बात करोगे प्योर रोलिंग की कंडीशंस क्या है। प्योर रोलिंग की बेटा कंडीशन ये होती है कि जब कोई बॉडी किसी मान लो प्लेटफॉर्म पर है और यहाँ पे रोल कर रही है, रोल करने का मतलब आगे भी बढ़ रही है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम भी रही है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है बॉडी का और ये वाला जो पॉइंट है नीचे सरफेस का, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट। अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो यही प्योर रोलिंग कहलाता है। देखो, ये v स्पीड तो इसको भी मिल जाएगी ट्रांसलेशनल वाली, और इधर से स्पीड आएगी r ओमेगा ड्यू टू रोटेशन, और अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी स्पीड 0 है। अब अगर इसकी स्पीड 0 है तो इसकी भी 0 होनी चाहिए, यानी v बराबर कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, r ओमेगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, राइट। v बराबर r ओमेगा, a बराबर r अल्फा, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, राइट। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड रोड। अब ये एक टॉपिक भी जो है आपको स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाता है, तो आइए इसको भी एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देते हैं। किसी भी लेवल्ड रोड पर अगर कोई कार आ रही है और वो कार टर्न कर रही है तो ड्यूरिंग टर्निंग वो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी समय पर सर्कुलर मोशन में है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो मैटर ये है कि अगर ये टर्न कर रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन देगा, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन का फोर्स होता है जो टायर में लगता है, राइट। ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो यहाँ पे रोटेशनल मोशन वहां पर, सॉरी, सर्कुलर मोशन वहां पे करवाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। देखो क्या होगा, टोटल जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1 प्लस N2 वो तो वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा। ये फ्रिक्शन का ही फोर्स है जो दोनों टायर पे लगता है, और वही फ्रिक्शन का फोर्स है म्यू mg के बराबर। दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सर्कुलर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के या तो बराबर हो तो क्रिटिकल कंडीशन हो गई, या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो सेफ साइड कंडीशन आपकी हो गई। अगर ये फ्रिक्शन का फोर्स इसके कम है, फ्रिक्शन का फोर्स अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से कम है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गाड़ी जो है वो सर्कुलर टर्न करने की बजाय आउटर में जाकर के इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ये गाड़ी मुड़ नहीं पाएगी,
राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एम से एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू, तो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। तो v की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्पीड की, राइट। फिर यहां पर आप देखो, आपसे बता रहे हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब क्या है कि जब हाईवे पर इसी तरीके का टर्निंग आता है, क्योंकि हाईवे पे कार की स्पीड ज्यादा होती है, तो ऐसे में सड़क की बैंकिंग करनी पड़ती है। बैंकिंग का मतलब आउटर पार्ट जो होता है ना सड़क का, उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है टर्निंग के समय। देखो आउटर पार्ट थोड़ा सा रेज्ड है, यहां भी देखो जिधर टर्निंग है ये देखो आउटर पार्ट जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, इनर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग दैट आउटर पार्ट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ द रोड। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है कि भाई कितने एंगल से आपने सड़क को उठाया है। तो पढ़ो, सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द कर्व्ड रोड। द एंगल थ्रू विच आउटर एज इज कर्व्ड of the curved road is raised above the inner edge is called angle of banking। तो आप देख सकते हो ये इनर एज है, ये आउटर एज है, तो ये देखो कितना उठा हुआ है भैया, ये उठा हुआ है कुछ एंगल बीटा, तो यही बीटा कहलाता है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इस तरह का अगर कोई बैंक्ड रोड है तब देखो क्या होगा। इस बार जो कार है आपका वो, भाई सड़क खुद टेढ़ी है तो इस तरीके की सड़क पर होगा, तो आप जरा सोचो कार का वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके का अपवर्ड लगेगा, राइट। और इस नॉर्मल रिएक्शन के अगर हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे, है ना, ये एंगल अगर थीटा भैया तो ये भी थीटा होगा, कंपोनेंट करोगे तो एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ये एन कॉस थीटा आपका एमजी के साथ बैलेंस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। एन कॉस थीटा जो आपका है वो एमजी के साथ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एन साइन थीटा चेक कर लो, इसको बैलेंस करने वाला यहां पर कोई नहीं है। और यही एन साइन थीटा है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर जी। गलत लिखा मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। सो इट विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को प्यारे बच्चों डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दूं, तो देखो एन से एन कैंसिल होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करोगे टैन थीटा आएगा, टैन थीटा आपका यहां से वी स्क्वायर बटे आर जी के बराबर आएगा। तो वी की वैल्यू आपकी निकल करके आ गई अंडर रूट आर जी टैन थीटा, राइट। यानी कि ये वो स्पीड आ गई, ये वो मैक्सिमम स्पीड आ गई कि भाई इससे ज्यादा फास्ट आपको उस रोड पर नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो आपकी स्पीड इससे कम ही होनी चाहिए। तो ये किसी भी बैंक रोड पर फॉर्मूला हमारे पास आ गया भाई, राइट। देखो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट की बात करो, साइक्लिस्ट क्या करता है, साइक्लिस्ट में अब आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल के लिए तो भाई सड़क को टेढ़ा किया नहीं जाएगा, तो हम साइकिल को ही टेढ़ा कर लेते हैं, राइट। देखो जरा, साइकिल को ही हम बेंड कर लेते हैं। जब साइकिल को बेंड कर लोगे तो बेनिफिट क्या है, जरा ध्यान से देखो। साइक्लिस्ट का वेट नीचे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, एन कॉस थीटा फिर से है, एन साइन थीटा फिर से है। अगेन सेम कंडीशन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एन कॉस थीटा एमजी के साथ देखो बैलेंस हो जाएगा। सेम 100% देख लो, सेम कंडीशन बनेगी, एन कॉस थीटा एमजी के साथ बैलेंस होगा, और ये एन साइन थीटा है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जैसे डिवाइड करोगे टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो आपको एंगल ऑफ बेंडिंग समझ में आ जाएगा कि साइकिल को कितना बेंड कराना पड़ेगा, राइट। तो साइकिल को आपको बेंड कराना पड़ेगा टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर, राइट। सो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर आपका लॉज ऑफ मोशन एक बार पूरा रिवाइज करा दिया है, इसके हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में प्यारे बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। जितना करो उतना कम है। इस चैप्टर में कोई सीमा नहीं है कि किस तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा, इसलिए आपके पास जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसके सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग सॉल्व करिए। लास्ट टाइम है, कोई डाउट आता है आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, बता दीजिएगा। आप रुद्रा बैच के हो तो मैं आपको जो है 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस बनती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।